नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों में पहुंचकर कहते हैं मैं अपने दूसरे घर आ गया हूं और उनके लोग भारत में बाकी सारे मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। जो भारत की हित की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का सच बताते हैं, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, चीन चले जाओ, या डीप स्टेट के तुम एजेंट हो। इस तरह से तमाम बातें होती। तो जब यह हो रही हो तब कभी ईडी का इस्तेमाल होता है, कभी सीबीआई का इस्तेमाल होता है, और कभी सेना अध्यक्ष तक राजनैतिक भाषण देने लगते हैं। जी हां, कमोवेश यही आज भारत का चरित्र बन गया है। और जब यह चरित्र बन गया तब भारत के युवा इस बदहाल जो पूरी परीक्षा व्यवस्था है उसके कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं, और कांग्रेस सड़कों पर उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। वो प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे वो देश के शिक्षा मंत्री का आवास हो, उन सब के बाहर प्रदर्शन कर रही है, लाठी खा रही है, जेल जा रही है। लेकिन बाकी किसी को सुध नहीं है। हर कोई अपनी कुर्सी के लिए, अपने दूसरे लाभ के लिए सिर्फ समर्पित है। जी हां, कमोवेश यही सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुस्लिम कंट्री में पहुंचकर वो क्या कहते हैं तो सुन लीजिए, खुद सुन लीजिए। और जैसा आपने कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी कुंजी है। आज भी जिस प्रकार से, तो अब आप समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। वो अपने दूसरे घर पहुंच गए हैं, शेख साहब के साथ बैठ के वो यह बताते हैं। और यही नहीं, जब वो जाते हैं तो शेख का स्वागत करने के लिए कैसे करते हैं, ये देखिए। जैसे एक प्रेमी दौड़ता है कि हाँ साहब, अरे आइए, बिल्कुल वैसे नरेंद्र मोदी दौड़ के जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे आप तो हमारे ये हो, आप तो हमारे वो हो। जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल होना चाहिए कि यदि कहीं राहुल गांधी ने ऐसा किया होता तो क्या कहा जाता? अरे ये तो मुसलमान है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो एजेंट हैं, और न जाने क्या क्या बता दिया जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी यही करते हैं, और ये तब कर रहे होते हैं जब आप एक खबर देख लीजिए जो बात राहुल गांधी ने कही थी, महंगाई की नई लहर का अलार्म। ये दैनिक भास्कर ने सारी रिपोर्ट को कंपाइल करते हुए बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया है। वही समझाया है जो राहुल गांधी अब से 2 महीने पहले बता चुके हैं देश को कि किस तरह से भारत के अंदर महंगाई का बम फूटने वाला है, किस तरह की आफत आने वाली है, क्या चीजें। 2 महीने पहले जो जो बातें राहुल गांधी ने कही थी उन्हीं पर काम करके अब बताया है दैनिक भास्कर ने। और जब अखबार यह बताता है तो निश्चित रूप से बात आती है, राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को एड्रेस करते रहे, बताते रहे, इसीलिए उन पर हमले होते हैं, एफआईआर होती है, उनके परिवार पर हमले होते हैं, एफआईआर होती हैं, मुकदमे होते हैं। तो यह क्रम चल रहा है। जब यह चल रहा है तो राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं,
इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश तो जानता है। अब आप समझ लीजिए, इस तरीके से जब ये होता है तो निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसके जरिए देश के साथ धोखा हुआ है। और जब देश के साथ धोखा हुआ हो, आप चुप बैठ सकते हैं? तो साहब, इस तरह से करके इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम हुआ है। यही कारण है कि एनटीए जो ये परीक्षा कराती है नीट का, उसके अब 2 प्रोफेसर अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, और जो उसमें पेपर सेट करते थे एनटीए का, यानी एनटीए का पेपर सेट करने वाले ही पेपर को कैसे वो कर रहे थे, और ये लोग कौन है? ये सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो कांग्रेस, ये देखिए, सड़कों पर कांग्रेस, पूरा पुलिस, आरएएफ और इन सब से लड़ते हुए मांग कर रही है। एनएसयूआई मांग कर रही है, यूथ कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, और छात्रों को फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाए, प्रभावित बच्चों को फ्री लीगल एड दी जाए, और आर्थिक मुआवजा और वित्तीय सहायता दी जाए। छात्रों की मेहनत और माता पिता के सपनों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पेपर लीक बंद करो, छात्रों को न्याय दो। इसको करते हुए सड़क पर कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस बता रही है कि किस तरह से फ्रॉड किया गया है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के सारे बब्बर शेर इस तरह से देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। और जब वो लड़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है? दूसरी तरफ उनके परिवार को डिस्टर्ब करने का काम होता है। तो वह भी देख लीजिए, उनके परिवार को कैसे डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है। तो जिस केस को, जिस गुड़गांव में जो जमीन का, जिसे लैंड स्कैम बताया गया था, कहा गया था कि वाड्रा ने तो पता नहीं क्या कर दिया, डीएलएफ को वाड्रा ने अपनी जमीन बेची थी। तो स्वाभाविक सी बात है, पुरानी हमने जमीन खरीदी, नई जब वो हुई तो हमने, कॉलोनी डेवलप हुई तो उसे बेच दी, कुछ प्रॉफिट होगा ही होगा। तो वो सब कुछ नंबर 1 में हुआ, इसीलिए हाई कोर्ट ने वह केस खत्म कर दिया और माना कि कहीं पर भी कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, कोई दलाली नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब ये खत्म हो गया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ईडी के जरिए उस पर केस रजिस्टर किया, और ईडी के जरिए किस तरीके से इसमें चार्जशीट की गई। बहरहाल कोई बात नहीं, रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर और एक जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया। ये देखिए, तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट से निकलते समय कि ईडी की चार्जशीट पर जब पेश हुए तो सरकार के इशारे पर काम करती हैं एजेंसियां। तो यह है स्थिति। और रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि उन्होंने इससे संबंधित सभी दस्तावेज दिए हैं, उन्होंने कोई भी शर्त का, किसी भी कानून का, किसी का उल्लंघन नहीं किया है। बावजूद इसके यह केस करके सिर्फ उनके परिवार, उनके लोगों को बदनाम करने, दबाव बनाने की राजनीति होती है, क्योंकि उनके ऊपर यह सब करके उनके परिवार पर दबाव बना करके सोचते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस उन्हें बख्श देगी, उनके अन्याय पर नहीं बोलेगी, उनके भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेगी। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अलग है, कांग्रेस अलग है, और लड़ेगी। कांग्रेस डरती नहीं है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डरते नहीं है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने यह संदेश दे दिया कि उनके घर में कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है। और आप ये सोचिए, जब इस तरह की स्थिति हो, देखिए कैसे फोर्स लगाई गई। लगता था कि रॉबर्ट वाड्रा नहीं, कोई आतंकवादी आ रहा। तो अब आप सोचिए, इस तरह की व्यवस्था हो तो आप क्या कहेंगे? तो यही बात कही, इसी तरीके से हर चीज को कैप्चर कर लिया। राहुल गांधी के खिलाफ एक फर्जी मानहानि का केस दर्ज कराया है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, और उस मामले में भी
जिस तरह से चुनाव सभा में राहुल गांधी बोल रहे थे और उसको लेकर के जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, राहुल गांधी ने बड़ी सही बात कही थी कि पनामा पेपर लीक के मामले में पाकिस्तान में कार्रवाई हो जाती है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन भारत में जो भारत के नेता हैं जिनके नाम पनामा पेपर लीक में आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो इसको लेके शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे कार्तिकेय से उनके खिलाफ मानहानि का केस रजिस्टर कराया और वो करा करके उन्हें परेशान कराने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने कहा कि ये पूरी तरह से फेक और निराधार है, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मानहानिकारक हो। बावजूद इसके ये जानबूझकर इस तरह से किया जाता है जिससे राहुल गांधी परेशान रहे तो वो जनता की लड़ाई न लड़ सके। और इस तरह से जब बातें आती तो बताते हैं। यही वजह है कि आज तक जो अदालतें हैं उनमें किसी भी अदालत के पास राहुल गांधी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, बावजूद इसके परेशान करने के लिए सब कुछ किया जाता है। और ये यही नहीं होता, इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है और जिस तरह से हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। मैं इसी पे वो कहता हूं सबसे ज्यादा शर्मनाक तो ये भी हो गया है, भारत की सेना का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है और इस तरह से होने लगा है जो बड़ा बेशर्मी से दिखाई देता है। उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, इस समय भारत के सेना अध्यक्ष हैं और जो सेना अध्यक्ष है थल सेना का वो उपेंद्र द्विवेदी आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है, वही भाषा बोलता है जैसे राजनेता बोलते हैं कि पाकिस्तान भूगोल में रहेगा या इतिहास में। ये अब आप बताइए, ये एक राजनेता जैसे बोलते हैं, ये आप देखिए। तो पड़ोसी देश को खुली चेतावनी। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आप क्या कर रहे थे, बता दीजिए कि थल सेना ने उस समय क्या किया था। एक उदाहरण नहीं बता सकते। हमारे देश की वायुसेना ने निश्चित रूप से उसमें काम किया था, लेकिन थल सेना कहां थी? उधर पाकिस्तान से जो है सेलिंग हो रही थी और हमारे देश के 33 लोग मारे गए थे, 33 लोग। और जब 33 लोग मारे गए, उधर पहलगाम में हमारे लोग मारे गए थे और जगह मारे गए थे, कश्मीर में सेना भी है, सीआरपीएफ भी है, सब कुछ होने के बावजूद यह स्थिति कि वहां पर उनको कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकी थल सेना की जिसको कहा जाए कि उपेंद्र द्विवेदी की कोई बड़ी महिमा है, उन्हें बड़ा महान कार्य कर दिया। यही बातें कह दीजिए तो बुरा लग जाता है, तो साफ परेशानी होने लगती। तो आज यह सत्य है और जब यह सत्य है तो अब आप सोच लीजिए, यानी आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, सारे पेपर लीक होंगे, कहीं और परीक्षाएं खराब होंगी, कुछ और होगा, महंगाई ला करके आपके घर परिवार, आपकी आमदनी, आपका सब कुछ बर्बाद करेंगे। फिर आपके पास जो कुछ बचा होगा वो आपको बैंकों और दूसरे जरिए से करके आपका छीना जाएगा और उसके बाद में आपकी सारी चीजों को इस तरह से पूरा तबाह कर दिया जाएगा। जब यह सब किया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है, जी हां, कि हो कैसे रहा है? तो यह हो रहा है नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के कारण। जी, तो ये जब सारी चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए संकटदायक होती है। मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने किया है, न युवा सुरक्षित, न लड़कियां सुरक्षित, न सेना सुरक्षित, न घर परिवार सुरक्षित, न आपका धन सुरक्षित। तो सुरक्षित क्या है इस देश में? सुरक्षित नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो 8,500 करोड़ के प्लेन में जाएंगे, घूमेंगे और जाके सुल्तान से जाके वहां पर मिलेंगे, जाके क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया में और कहीं, और इसी तरीके से और जगह ये करेंगे। और जब ये करते हैं तो बिल्कुल ये जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने पाया है जो देश के लिए नहीं, जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं और सबके लिए विदेश भ्रमण के रिकॉर्ड बना चुके हैं। भारत के इतिहास में
पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसकी 1/4 यात्राएं नहीं की थी, जबकि वो विश्व गुरु थे। वो तो निर्गुट आंदोलन के मुखिया थे, उनके पीछे खड़े होते थे सवा सौ देश। यहां पर तो ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, और झप्पी पप्पी और इन्हीं सब में हमारे प्रधानमंत्री ने अपना सारा समय बर्बाद कर लिया, और उसी के आधार पे खुद को विश्व गुरु, स्वघोषित विश्व गुरु हो गए उनके लोग, और वो ये करने लगे। हालत ये है कि आज कांप जाता है ट्रंप की आवाज के आगे और खुद को विश्व गुरु कहता है। चाइना जिनपिंग जिस तरह से उनको कहता है, उसके बाद में चाइना का नाम लेने से डर लगता है, जबकि चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता तो कहता है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। अब आप सोच सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हो, ऐसी व्यवस्था हो, और इसके बाद आप कहेंगे कि देश सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। देश की राजनीति को भी दूषित कर दिया। हमें याद है 2014 के पहले कभी भी कोई प्रधानमंत्री नया बना हो तो पिछले अपने प्रधानमंत्री को, जो भी रहा हो, या मुख्यमंत्री बना हो तो अपने पिछले मुख्यमंत्रियों को बड़े आदर सम्मान के साथ लेता था, उनसे मिलता था और सब कुछ करता था। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज यह हो रहा है कि दुश्मन की तरीके से लिया जाता है कि वो दुश्मन है, और ये तब हम दक्षिण में आज भी देखते हैं कि वह जीवित है। आपको याद होगा अभी कांग्रेस के सहयोग से वहां पर विजय थलपति मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु। वो जीतने के बाद में, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में, वो जाते हैं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन से, उनके घर पर मिलते हैं, पूरा आदर देते हैं और उनसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और कहते हैं हम चाहेंगे कि प्रदेश के कल्याण के मामले में आप हमारा साथ दें, बाकी तो पक्ष विपक्ष चलता रहता। और इसी तरीके से जो केरल में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, वीडी सतीशन, वो देख लीजिए, वीडी सतीशन जाते हैं, सभी नेताओं से मिलते हैं, और इसी तरीके से वहां के पूर्व मुख्यमंत्री से भी वो जाके मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम चाहेंगे कि आप हमें सहयोग करें और हमारे लिए आप ये बताएं कि कहां कमियां हैं और कहां अच्छाइयां हैं, और जहां कमियां हो हम उसे कैसे दूर करें और एक बेहतर माहौल बनाएं देश के लिए, तो यह बेहतर होगा। अब आप सोचिए, ये राजनीति होती है और इस तरह से होता है। लेकिन भारत में क्या राजनीति हो? भारत में तो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब सरेंडर हो गए। देश के लोगों के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है। परीक्षाओं में जैसे मैंने बताया, तो ये आप देखिए, 4 लोगों की तस्वीर तो ये देख लिए, 4 युवा बच्चे अपना जीवन खो चुके। इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। क्यों? परीक्षा रद्द हुई, सब कुछ हुआ। ये हालत है। देश को फ्रस्ट्रेशन में, परेशानियों में धकेल दिया है, और परेशानियां कम करने की बजाय बढ़ाने का काम। जी हाँ, तो यह सच हो तो आपको सोचना चाहिए। जय